Good morning to all of you. Myself Kartar Chaudhary, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer. Today I start ionospheric absorption and losses. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आयनोस्फेरिक रीजन में प्रोपगेट कराते हैं और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, तो इट सफ़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस लाइक इज ट्रांसमिशन लॉसेस, एब्जॉर्प्शन लॉसेस, फेडिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड सच टाइप्स, फ्री स्पेस लॉसेस। तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सफ़र करती हैं और ओवरऑल सिग्नल स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉसेज की। एब्जॉर्प्शन इन आइनोस्फीयर it is the factor which has great effect on the radio wave propagation. It absorbs the electromagnetic signal. Absorption result in the losses of energy of radio wave, and this results in the decrease in the strength of EM wave at receiving ends. जब एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है डी लेयर में, ई लेयर में, F1 लेयर में, F2 लेयर में, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोटॉन्स होते हैं उनको जो डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और कारण क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं वो कोलाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल से, और कोलाइड करने से क्या होता है, कहीं वैकेंसी क्रिएट होती है, कहीं पे सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन, तो सच लाइक फिनोमिना EM फोटॉन्स और मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय गैस मॉलिक्यूल्स। और जहाँ पे जिस लेयर में, जैसे F1 F2 लेयर में जो कोलिजन्स होती है वो कम होती है, तो F1 F2 लेयर में और उसके रेस्पेक्टिव में ई लेयर में थोड़ी ज़्यादा होती है, डी लेयर में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जहाँ कोलिजन कम होगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो एब्जॉर्प्शन इज़ द मेन फैक्टर विच इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू आइनोस्फीरिक वेव प्रोपगेशन। डी लेयर में सबसे ज़्यादा होता है, और डी लेयर में ये इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होने के कारण नॉर्मली लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल डी लेयर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अटेन्यूएट हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाते। तो 2 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे के सिग्नल तो वैसे ही उसमें अटेन्यूएट हो जाते हैं, फुल्ली अटेन्यूएट हो जाते हैं, और लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होते हैं वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द आइनोस्फीरिक वेव प्रोपगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, या फिर मैं कहूँ रेडियो सिग्नल को इफेक्ट करने वाला जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है फेडिंग। फेडिंग इज़ द मल्टी पाथ प्रोपोगेशन। सिग्नल को एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है, लेकिन रिसीविंग एंड पे वेव्स अलग अलग पाथ को फॉलो करती हुई आती है, और इससे क्या होता है, कुछ वेव्स सेम फेज में आती है, कुछ वेव्स डिफरेंट फेज में आती है। सेम फेज वाले वेव कंपोनेंट आपस में स्ट्रेंथन करते हैं, जुड़ जाते हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ को अच्छी करते हैं, लेकिन अपोजिट फेज में आने वाले सिग्नल्स एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रिजल्टेंट सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। सो फेडिंग कॉजेज a lot of disturbances and a lot of losses in electromagnetic wave propagation. फेडिंग के कारण जैसे सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमीटर से और रिसीव किया जाता है रिसीवर से, तो नॉर्मली एंटीना की ओरिएंटेशन क्या होता है, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली या फिर फिक्स कोई एक ओरिएंटेशन। अब अगर सिग्नल फेडिंग के थ्रू ओरिएंटेशन ही चेंज कर ले, जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, देख सकते हैं आप, सिग्नल भेजा कुछ इस तरीके से गया था और रिफ्रैक्शन के वक्त आइनोस्फीरिक रीजन में रिफ्रैक्शन के वक्त देखिए इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और रिसीविंग एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचता है। तो ये है फेडिंग, मल्टीपाथ प्रोपोगेशन, एंड ड्यू टू मल्टीपाथ प्रोपोगेशन
changes in the orientation of electromagnetic waves, that is known as fading, and which affect the strength of electromagnetic signal at receiver. फेडिंग की वजह से देख सकते हैं ये डायग्राम, आप इसमें ठीक से समझ पाएंगे। फेजेज का क्या होता है, देखिए फेज शिफ्ट हो रही है। ऊपर का जो डायग्राम है इसमें दो सिग्नल्स या दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक साथ ट्रांसमिट की गई है। इनिशियली इनकी जो फेज होती है वो सेम फेज होती है। इनिशियली उनकी जो फेज होती है, देखिए यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इनिशियली इनकी फेज जो है वो सेम होती है और काफ़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद इनकी फेज अपोजिट हो जाती है, जस्ट अपोजिट। देखिए यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गई है। और नीचे ओवरऑल रिजल्टेंट सिग्नल देखिए यहाँ पे जब फेज सेम थी तो ये कंस्ट्रक्टिव टाइप का सिग्नल था, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी थी। और जब आउट ऑफ फेज हो गए तो ये डिस्ट्रक्टिव टाइप का सिग्नल हो गया, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो गई है। और नीचे देखो ट्रांसमीटर बताया गया है, ट्रांसमीटर, रिसीवर और जो सिग्नल छोड़े गए हैं इनके एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। देखिए इंसिडेंट एंगल एक वेव का अलग है, दूसरे का अलग है। एक मल्टी होप कर लेती है और एक वेव एक होप में ही ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे रिसीविंग एंड का ही देखिए कुछ बता रखा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। रिसीविंग एंड पे इन सिग्नल्स की फेज कुछ इस तरीके से आ रही है। तो मल्टीपाथ प्रोपोगेशन इज़ नोन एज फेडिंग, और फेडिंग की वजह से सिग्नल का जो फेज है वो चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, उनका पोलराइजेशन इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से रिजल्टेंट सिग्नल की स्ट्रेंथ रिसीविंग एंड पे वेरी करती है, अफेक्ट करती है, कम होती है, वीक हो जाती है। अनदर लॉसेज आर ट्रांसमिशन लॉसेज। सिग्नल को ट्रांसमिटिंग एंटीना से आयनोस्फीयरिक रीजन में ट्रांसमिट किया जाता है, तो सिग्नल एक बार आयनोस्फीयरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होता है, दोनों में से जो भी कहिए। रिफ्रैक्शन से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन से ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मैं मोटे मोटे तौर पर रिफ्लेक्शन कह देता हूँ। आयनोस्फीयरिक रीजन से रिफ्लेक्ट होती है सिग्नल, तो वहाँ पे कुछ लॉसेज होते हैं। फिर अर्थ पे आती है और अगर फर्स्ट हॉप में ही रिसीव हो जाती है, यानी डेस्टिनेशन आ जाता है, तो कम लॉसेज होते हैं। अगर मल्टीपल हॉप होती है तो कुछ इस टाइप के लॉसेज भी होते हैं, ग्राउंड रिफ्लेक्शन लॉसेज कहेंगे इनको। देखिए यहाँ पे अगर हॉप के वक्त यानी स्किपिंग के दौरान अगर अर्थ सरफेस पे वाटर बॉडी है, जैसे ओशियन है, तो इसको ओशियन को गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है, तो सारे के सारे सिग्नल आएंगे और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, यानी लॉसेज कम होंगे। अगर हॉपिंग के वक्त यानी सिग्नल ट्रांसमीटर से आयनोस्फीयर पे गया और वहाँ से अर्थ पे वापस आया, और अगर डेस्टिनेशन अब भी दूर है तो फिर नेक्स्ट वापस रिफ्लेक्ट होके आयनोस्फीयर रीजन की तरफ जाएगा और फिर हॉप करके रिसीविंग एंड तक आएगा। तो ऐसे मल्टीपल हॉप हो सकते हैं। तो अगर हॉपिंग के वक्त माउंटेन्स या कुछ इस तरह की इरेगुलरिटीज आई तो स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखो माउंटेन्स में स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन बताया गया है और फॉरेस्ट में पुअर रिफ्लेक्शन बताया है। फॉरेस्ट में तो ऑब्जर्व कर लेंगे सिग्नल को, और अगर डेजर्ट भी है तो वहाँ पे वीक रिफ्लेक्शन बताया गया है। तो डिपेंड करता है सरफेस इरेगुलरिटी की वजह से ट्रांसमिशन लॉसेज होंगे, ग्राउंड रिफ्लेक्शन लॉसेज होंगे, और ओवरऑल जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है रिसीविंग एंड पे वो डिस्टर्ब होगी। इसी तरीके से फ्री स्पेस लॉसेज इसमें क्या होता है कि नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टेंडेंसी होती है, सिग्नल की टेंडेंसी होती है कि वेव फ्रंट स्प्रेड आउट होता रहता है। जब ट्रांसमिटिंग एंटीना से छोड़ा गया सिग्नल को तब वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो रेडिएट होता रहता है तो वो स्प्रेड होता रहता है। दैट इज़ द सिग्नल स्ट्रेंथ इन यूनिट एरिया इज रिड्यूसेस। इसमें क्या होता है कि जो एक यूनिट एरिया में जो सिग्नल की स्ट्रेंथ थी, जो फोटॉन्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, वो अब कम हो जाते हैं, सिग्नल स्प्रेड हो जाता है और रिसीविंग एंटीना तक आता है तो सिग्नल इतना स्प्रेड हो जाता है कि एंटीना छोटा हो जाता है, सिग्नल आउटर में निकल जाता है। तो ये है फ्री स्पेस लॉसेज। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी अफेक्ट होती है। और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज होते हैं अर्थ पे, डिफरेंट डिफरेंट एंटीनाज या वेदरी कंडीशंस या दूसरे जो डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये सभी इफ़ेक्ट करते हैं। ये जो सूर्य का जो होता है, ये सारे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को, और सिग्नल की स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं। सो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ द आयोनोस्फेरिक जो सिग्नल है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं नॉर्मल यानी डेली बेसिस पे, जिसमें डेली का मतलब हो गया जिसमें सूर्य की जो सेस्मिक रेज आती है उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, यानी चार्जेज कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। सीजनल जो होता है, थिकनेस होती है लेयर की, हाइट वेरिएशन ऑफ द आयोनोस्फेरिक लेयर, और जब रात में लेयर्स कंबाइंड हो जाती है तो हाइट कम ज़्यादा होती है, दिन में आयोनाइजेशन होने से हाइट बढ़ जाती है। तो ये सारे इफेक्ट होते हैं नॉर्मल इफेक्ट। एबनॉर्मल जो हमेशा नहीं होते लेकिन कभी कभी होते हैं, आयोनोस्फेरिक स्टॉर्म, सडन डिस्टर्बेंस आयोनोस्फेरिक में जो होते हैं, सन स्पॉट, फेडिंग, विस्लर्स, टाइड एंड विंड। तो ये बहुत सारे इस तरीके के इफेक्ट होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इन आयोनोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन। ये सारा आप देख सकते हैं। ये मल्टीपल होप से भी सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी करती है। फेडिंग बताई गई है, फेडिंग से भी सिग्नल की स्ट्रेंथ वेरी होती है। ओके, थैंक यू।